नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक अशवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस क्लास में जो आज होने वाली है। कल हमने लास्ट में पढ़ा था सुधा चंद के बारे में। ठीक है, चंद राजवंश अभी हमारा चल रहा है। लास्ट में हमने क्या पढ़ा था? सुधा चंद। वही सुधा चंद जिसने कि अनेक सुधार किए थे, करू के भार से मुक्ति दिलाई थी प्रजा को और फौजी खर्च को कम किया था। वह चंद वंश का छठा राजा था। संसार चंद पांचवा राजा था, सुधा चंद छठा राजा था, हरिचंद इसके बाद सातवां राजा हुआ। हरिचंद के बारे में अभिलेखों से या लोक गाथाओं में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अतः हरिचंद के बाद आठवां राजा जो बना था वह बीणाचंद बना था। कौन बना था? बीणाचंद। ठीक है, बीणाचंद के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, बीणाचंद मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। बीणाचंद चंद वंश का आठवां राजा था। कौन से क्रम का राजा था? ये 8वें क्रम का राजा था, जिसका कि कार्यकाल 856 से 869 ईस्वी तक रहा था। ठीक है, 856 से 869 तक बीणाचंद का कार्यकाल रहा था। ठीक है, उसके बाद जो है क्या हुआ इसके काल में? वीणा और बिलासी, ऐसा लग रहा है कि जैसे मेल खा रहे हो। ठीक है, वी फॉर वीणा, वी फॉर बिलासी। तो अगर चंदवंश का बिलासी राजा आ जाए तो कौन होगा? वह बीणाचंद होगा। ठीक है, यह चंदवंश का एक बिलासी राजा था जो कि अपना समय जो है राजकाज में तो लगाता नहीं था, भोग विलास में ज़्यादा लगाता था। ठीक है, भोग विलास माने हमेशा जो है मादक पदार्थों का सेवन करना, मादक पदार्थ माने शराब आदि का सेवन करने में इसका ज़्यादा ध्यान था और संगत इसकी बहुत बुरी थी। ठीक है, तो इस कारण से इसे कहा गया है बिलासी राजा। ठीक है, चंदवंश का यह एक बिलासी राजा था। ठीक है, हाँ, अगला ये है इसके बारे में। जब यह राजकाज में ध्यान देता नहीं था, मन लगाता नहीं था और भोग विलास में ही डूबा रहता था, तो क्या हुआ कि इसके कार्यकाल में जब कोई इंसान अपना कार्य सही से नहीं करता, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में राजा ही क्यों ना हो, तो उसका उजड़ना क्या होता है? तय होता है। चाहे वो राजा हो, बिजनेसमैन हो या कोई भी व्यक्ति हो। ठीक है, अगर वह अपने राजकाज में भोग विलास की वस्तु में डूबा रहेगा, अपने कार्य में ध्यान नहीं देगा, तो उसका उजड़ना क्या होगा? तय होगा। ठीक है, तो वही ये भी हुआ कि यहाँ से इनका उजड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई, पतन का काल शुरू हो गया। ठीक है, क्योंकि यह एक बिलासी राजा था। ठीक, बिलासी राजा है तो इसका पतन तो होना ही होना है। ठीक है, इसका पतन तो होना ही होना है। ठीक है, तो हुआ क्या कि जो बीणाचंद था, नंबर एक तो यह एक निसंतान राजा था, इसकी कोई संतान नहीं थी जो आगे चंदवंश को आगे बढ़ा सके। ठीक है, अगर चंदवंश अब आगे बढ़ेगा तो कहीं चंदू के कोई रिलेटिव होंगे या कोई इधर उधर से उनको कोई राजा बनाना पड़ेगा। ठीक है, हुआ क्या कि इस निसंतान के काल में जब ये अपना समय जो है राजकाज में ध्यान देता नहीं था, तो हुआ क्या कि इस चीज़ का फायदा उठाकर खसू ने इस पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। ठीक है, खसू ने इस पर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया था। यानी कि जो अभी तक का इनका क्षेत्र था, जो मैंने कल बनाया था, चंपावत में एक छोटा सा इनका क्षेत्र था। ठीक है, हाँ ठीक है, चंपावत में थोड़ा ये नीचे हो गया, मैं इसे थोड़ा और ऊपर बना देता हूँ। ठीक है, तो ये छोटा बना देते हैं इसे। ठीक है, चंपावत में एक छोटा सा इनका क्षेत्र था ये। ठीक है, और हुआ क्या कि यह क्षेत्र भी इन्होंने क्या कर दिया था? खो दिया था। कैसे खो दिया? भोग विलास में डूबे रहे, खोना ही था। अगले को आक्रमण करने का क्या मिलना था? मौका मिलना ही था, अगले ने आक्रमण करना ही था, क्योंकि इनके अगल बगल में खस, नाग, द्रविड़, मेच, चांडाल वो लोग रहते ही रहते थे। ठीक है, तो क्या हुआ? उनको मौका मिल गया। मौका ये मिल गया उनको कि राजा ठीक नहीं है तो क्या करो? इस पर आक्रमण करो। ठीक है, कौन है यहाँ का राजा? बीणाचंद। बीणाचंद यहाँ का राजा था। आक्रमण करने का मौका मिल गया था। ठीक है, आक्रमण करने का मौका मिला और आक्रमण कर दिया गया और बीणाचंद को युद्ध में क्या कर दिया गया? हरा दिया गया। किसके द्वारा आक्रमण किया गया?
खसु के द्वारा आक्रमण किया गया और बीणाचंद को युद्ध में क्या कर दिया गया, हरा दिया गया। ठीक है, तो फाइनली जो है चंद वंश की सत्ता क्या हो चुकी थी, बीणाचंद के बाद खत्म हो गई थी। ठीक है, और यहाँ पर किसका राज शुरू हो गया, फिर से खसु का राज शुरू हो गया। खसु का राज जो शुरू हुआ और चंदू का राज खत्म हो गया। देखो ठीक है, चंद वंश पूरा खत्म ही हो गया यहाँ पे। अगला वंश चल रहा है यहाँ पे, खसु का वंश चल रहा है। तो खसु का राज चल रहा है, तो खस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। खसु का शासन शुरू हो गया बीणाचंद के बाद। खसु के उत्तराखंड में जो जानकारी प्राप्त होती है ये होती है कि खसु के उत्तराखंड में 15 राजा हुए। कुल कितने राजाओं ने शासन किया, 15 राजाओं ने शासन किया। उन 15 राजाओं में जो सबसे पहला राजा था उसका नाम था बीजड़। कौन था, बीजड़। ठीक है, बीजड़ खसु का पहला राजा था और अंतिम राजा जो था वह सौपाल था। क्या नाम था उसका, सौपाल। ठीक है, हाँ, अंतिम राजा सौपाल था, पहला राजा जो था उनका बीजड़ था और उन्होंने शासन किया किसको हरा के, बीणाचंद को हरा के। ठीक है, उसके बाद लगभग 196 वर्षों तक क्या किया था इन्होंने, उत्तराखंड की भूमि पर शासन किया था। अब 196 वर्षों तक इन्होंने शासन किया, तो इनके शासन के बारे में कुछ पॉइंट इस प्रकार हैं कि इनका जो शासन था वह अत्याचारपूर्ण था, खूब अत्याचार जनता के साथ होता था, त्राही त्राही मची हुई थी। ठीक है, लोग खुश नहीं थे, संतुष्ट नहीं थे। ठीक है, और दूसरा जो इनका अत्याचारपूर्ण शासन है उसको आज भी क्या कहा जाता है, खसिया राज कहा जाता है। अगर कोई राजा आज भी सही से शासन ना करे, मतलब कोई राजा या आज की डेट में प्रजातंत्र में भी अगर कोई व्यक्ति सही से शासन ना करे तो उसके राज को क्या कहा जाता है, खसिया राज कहा जाता है। ठीक है, खसिया निम्नता का सूचक होता है। तो क्योंकि इनका राज अत्याचारपूर्ण रहा है तो क्या कहलाएगा, वो खसिया राज ही कहलाएगा। ठीक है, जो अत्याचार शासन करेगा आज की डेट में भी। ठीक है, तो खसिया राज कहा जाता है स्पेशल इनके राज को। ठीक है, और इनका जो शासन था ठीक भी नहीं था, लेकिन इनके शासन में एक चीज की वृद्धि हुई थी। ठीक है, कुमाऊनी कला का स्वर्णकाल है इनका काल। ठीक है, कुमाऊनी कला का स्वर्णकाल किसका काल को जाना जाता है, कुमाऊनी कला का स्वर्णकाल किसके काल को जाना जाता है, खसु के काल को कुमाऊनी कला का स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, अब क्या हुआ कि खसु ने लगभग इतने साल तक शासन किया है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद 196 वर्षों बाद जो है जो चंदू के 5वें राजा थे संसार चंद, उनके कोई संबंधी थे। संबंधी का नाम था वीरचंद, वह राजा बनते हैं। अगले राजा कौन बनते हैं, वीरचंद राजा बनते हैं। ठीक है, बीणाचंद के बाद 9वें राजा जो बनेंगे वह बनेंगे वीरचंद। ठीक है, वीरचंद का जो कार्यकाल रहा वह 1000 लगभग 196 वर्षों तक है, तो कितना होगा 869 तक वह रहा था। तो 1065 से 1080 लगभग इतने समय तक यह वीरचंद रहा था। ठीक है, वीरचंद 1065 से 1080 ईस्वी तक रहा। और क्या हुआ कि वीरचंद जब राजा बना, अब आप कहोगे कि अभी तक खसु का राज चला था, अचानक से क्या हुआ कि वीरचंद फिर से आ गया, एक चंद राजा फिर से आ गया। बिल्कुल यह चंद राजवंश का पुनः संस्थापक है। चंद राजवंश का क्या कहते हैं, इसे पुनः संस्थापक कहते हैं। पुनः संस्थापक किसे कहा जाता है, चंद राजवंश का, वीरचंद को कहा जाता है। ठीक है, वीरचंद को चंद राजवंश का पुनः संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसने खसु का आक्रमण, ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी भी इनका क्षेत्र इतना ही है, क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं हुई है। राजा कौन बन गया यहाँ का, वीरचंद। वीरचंद कैसे बना, जब यहाँ पे खस शासन करे तो वीरचंद जो है संसार चंद का एक संबंधी था। उसने खसु के अंतिम राजा सौपाल से युद्ध किया और सौपाल को युद्ध में क्या कर दिया था, हरा दिया था। खसु का अंतिम राजा कौन था, सौपाल। ठीक है, सौपाल यहाँ पे शासन कर रहा था, वीरचंद ने उस पर आक्रमण किया और उसको युद्ध में क्या कर दिया, हरा दिया था। इस प्रकार से पुनः कुमाऊं में चंदवंश का शासन स्थापित हो गया। अतः वीरचंद को चंदवंश का पुनः संस्थापक कहते हैं। ठीक है, इसने खसु की सत्ता को क्या किया था, उखाड़ फेंका था। उसके बाद जो वीरचंद है, वीरचंद ने इस कार्य के लिए, सौपाल को हराने के लिए एक व्यक्ति की मदद ली थी, एक सेनापति की मदद ली थी। उस सेनापति का नाम आता है सोणखड़ायन। सोणखड़ायन की सहायता से इसने सौपाल को युद्ध में हरा दिया था। सौपाल को हराने के लिए सोणखड़ायन की सहायता ली और सौपाल की
सोण खड़ायल ने हत्या कर दी थी, ठीक है, हत्या भी कर दी थी। तो फाइनली जो है इसका सेनापति सोण खड़ायल इसके लिए वरदान साबित हुआ और कुमाऊं में पुनः चंद राजवंश स्थापित हो गया था। अब क्या हुआ कि यहाँ पे जब वीरचंद राजा बना तो वीरचंद के कार्यकाल में यह माना जाता है कि नेपाल यानी डोटी के राजा, ठीक है, मल्लवंशी राजा जो है कराचल देव ने कुमाऊं पर क्या किया, आक्रमण किया था, ठीक है। किसने आक्रमण किया था? कराचल देव ने कुमाऊं पर आक्रमण किया, ठीक है। मैं कराचल देव यहाँ पर भी लिख देता हूँ, वीरचंद के काल में किया, ठीक है। संभवतः यह आक्रमण 1223 ईस्वी में किया गया। अब यहाँ 1223, यहाँ 1065, तो इन सनों को लेकर आपने नहीं घबराना है, ठीक है। क्योंकि हुआ क्या कि कराचल देव का जो अभिलेख है, बालेश्वर से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, उस अभिलेख में जो तिथि लिखी है वो 1223 की लिखी है और उस समय राजा का नाम वीरचंद लिखा हुआ है। अब मैं कोई और वीरचंद 1223 के टाइम पे ढूंढूं तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए हमने यहीं पे इसे अरेंज करा दिया और यहीं पे, क्योंकि ये तथ्य बिल्कुल सही है कि कराचल देव ने जब आक्रमण किया वो यहाँ का राजा वीरचंद था। अब वीरचंद देखें तो इतिहासकार इसमें फिर कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इस तथ्य को बिल्कुल इसी प्रकार से समझना है कि कराचल देव के आक्रमण के समय यहाँ पे वीरचंद था और कराचल देव का जो लेख मिला है वो 1223 का है। तो 1223 के समय उसने आक्रमण किया होगा बालेश्वर लेख के अनुसार, ठीक है। तो फिर यहाँ ये टाइम पीरियड केवल आपको याद करने के लिए बता रखे हैं, इनमें विद्वान भी सहमत नहीं है। कहीं पे सोमचंद 1025 है, कहीं 700 है, तो भैया 1025 और 700 में तो 300 सालों का अंतर होता है, ऐसा कैसे हो जाएगा, ठीक है। तो बस हमने क्या करना है, क्योंकि ये जो पुराने इतिहास है ये लोक गाथाओं में सुना जाता है, ठीक है। अब लोक गाथाएं जो होती हैं अगली पीढ़ी पहुँचते पहुँचते वो चेंज हो जाती हैं, कुछ पता ही नहीं चल पाता उनका, तो उसके आधार पर इसे सेट करना बड़ा टफ है। तो वीरचंद के कार्यकाल में इतना तो संभव तो है, ये चीज़ तो ठीक है समझ में भी आ जाती है कि बालेश्वर लेख में 1223 ईस्वी अंकित की गई है, कराचल देव का है, ठीक है। और वहाँ वीरचंद राजा था, तो वीरचंद यहाँ 9वां राजा है ये, ठीक है, उसको जोड़ना टफ हो जाता है, ठीक। तो चलिए आगे देखिए, कराचल देव ने आक्रमण किया, उस समय यहाँ का राजा वीरचंद था। कराचल देव का एक लेख मिलता है, उस लेख का नाम है बालेश्वर लेख, ठीक है। कराचल देव का लेख कहाँ से प्राप्त हुआ है? बालेश्वर मंदिर चंपावत से कराचल देव का लेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। बालेश्वर मंदिर चंपावत से कराचल देव का लेख प्राप्त हुआ है और जो बालेश्वर का लेख है इसमें उसने 10 मांडलिक राजाओं की सूची भी दी है। कितने मांडलिक राजाओं की सूची दी है? 10 मांडलिक राजा माने जो उसके अधीन कार्य करते थे, अर्थात कि इसका मतलब ये हुआ कि उसके अधीन यहाँ पे कुछ मांडलिक राजा कार्य करते थे, यानी उसने इस क्षेत्र को क्या किया था? जीता था, ठीक है। और यहाँ पे उसके अधीन कार्य कर रहे थे जो अगले राजा होंगे, ठीक है। डोटी के ही होते हैं ये, जितने भी राजा जो होते हैं अभी भी ये डोटी वालों को क्या दे रहे हैं? कर दे रहे हैं, अभी भी कोई राजा स्वतंत्र नहीं हुआ है। और बालेश्वर लेख में भी इसने 10 राजाओं की सूची दे रखी है, मांडलिक राजाओं की सूची दे रखी है, ठीक है। और जब इसने 1223 में आक्रमण किया तो यहाँ के क्षेत्र को जीता। जीतने के बाद जो है ये तो नेपाल चला गया, नेपाल में चला गया। नेपाल कहाँ का रहने वाला है? डोटी का रहने वाला है, ठीक है। और दुलू का रहने वाला है, दुलू और जुमला जो पढ़ते हैं वह नेपाल में पढ़ते हैं, ठीक है। दुलू का रहने वाला है और जो है यह इसका कुल भी पूछा जा सकता है कि किस कुल का था ये। यह बैरात कुल का था। किस कुल का था ये? बैरात कुल का था। कराचल देव किस कुल का था? बैरात कुल का, ठीक है। और इसने अपना यहाँ पे सामंत नियुक्त किया, अपने आप तो नेपाल चला गया ये, यहाँ पर एक सामंत नियुक्त कर गया, उसका नाम था पुरुषोत्तम सिंह। पुरुषोत्तम सिंह को यहाँ पे क्या बना गया था? ये सामंत बना गया। उसके बाद ये चला गया, बैरात कुल का था और दुलू का निवासी था डोटी, नेपाल में, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? कराचल देव ने तो आक्रमण किया ही किया। कराचल देव के बाद नेपाल का एक राजा अन्य मिलता है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख में एक अन्य राजा का नाम मिलता है अनेक मल्ल। उसने भी कुमाऊं क्षेत्र पर क्या किया था? आक्रमण किया था, मल्लवंशी राजा ने, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वीरचंद के बारे में, ठीक है। वीरचंद हमारा 9वां राजा हो गया। वीरचंद के बाद हमारे 10वें जो राजा हुए, 10वें राजा जो होते हैं वो होते हैं रूपचंद, ठीक है। रूपचंद के बारे में जानकारी का क्या है? अभाव है। फिर हमारे 17वें राजा होते हैं सीधा नानकी चंद। 17वें राजा कौन होते हैं? नानकी चंद होते हैं। अभी भी क्षेत्र इतना ही है इनका ये, ठीक है। 17वें राजा नानकी चंद होंगे अगले। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे नानकी चंद के बारे में। ये चंदों का क्षेत्र हो गया। यहाँ का राजा बन चुका है अब नानकी चंद, ठीक है। नानकी चंद का जो कार्यकाल है वह 1117 से, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 1117
17 से 1195 तक, ठीक है, बड़ा लंबा कार्यकाल है, ठीक। और इसका नाम है नानकी चंद। यह चंद वंश का 17वां राजा था, 17 क्रम का राजा था और कार्यकाल भी इसका काफ़ी लंबा है, ठीक है। ये आइडिया मात्र है, ठीक है। उसके बाद जो है यह राजा जो है, इस राजा के काल में, नानकी चंद के काल में 1191 में अशोक चंद आक्रमण करता है। अब बताइए, इससे पहले वीरचंद हुआ, वीरचंद के काल में 1223 में आक्रमण हुआ, ठीक है। समझना है बस आपने कि क्या परिस्थितियां हैं, क्या मौखिक कथाएं हैं कि इनके आधार पर, ठीक है, कैसे जोड़ जोड़ के इतिहास लिखा गया है, ठीक है। तो 1191 में जो है अशोक चंद ने नानकी चंद के समय क्या किया था, कुमाऊं पर आक्रमण किया था, ठीक है। उस समय यहाँ का राजा कौन था, नानकी चंद था जब अशोक चंद ने आक्रमण किया। अच्छा, इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? इसकी जानकारी हमें मिलती है गोपेश्वर लेख से, ठीक है। गोपेश्वर लेख से अशोक चंद के आक्रमण की भी जानकारी मिलती है और इसी गोपेश्वर का जो त्रिशूल लेख अशोक चंद का, उससे यह नानकी चंद के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय यहाँ का राजा कौन था, नानकी चंद था, ठीक है। उसके बाद जो है अशोक चंद भी नेपाल से आया हुआ था। कहाँ से आया हुआ था? नेपाल से आया हुआ था, ठीक है। नेपाल से आया, डोटी से आया, वो भी बैरात कुल का था। किस कुल का था? ये भी बैरात कुल का था अशोक चंद, ठीक है। अशोक चंद कब आक्रमण किया? 1191 में आक्रमण किया था, ठीक है। यहाँ का राजा कौन है? नानकी चंद है। यहाँ पे दिखा देते हैं नानकी चंद, ठीक है। यहाँ का राजा हो गया नानकी चंद। 1191 में अशोक चंद ने आक्रमण किया, जो कि डोटी के अंतर्गत दूलू का निवासी था और यह भी किस कुल का हो गया? बैरात कुल का हो गया, ठीक है। मल्ल वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अशोक चंद को, ठीक है। उसके बाद इसका गोपेश्वर लेख भी है, ठीक है। अगला है नानकी चंद के बाद जो अशोक चंद है, अशोक चंद को खस देश का राजाधिराज कहा गया है। खस देश का राजाधिराज, ठीक है। हाँ, सहजपाल का और पुरुषोत्तम सिंह का एक अभिलेख है बोध गया में, ठीक है। बोध गया में अभिलेख है और बोध गया कहाँ पड़ता है? ये एमपी में। वह अभिलेख है, उस अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि जो अशोक चंद है, अशोक चंद के बारे में लिखा गया है, अशोक चंद खस देश का राजाधिराज है। खस क्षेत्र जो है वह पहाड़ी क्षेत्र ही है, ठीक है, वहाँ का राजाधिराज है ये, ठीक है। तो अशोक चंद को राजाधिराज बताया गया है। कौन से लेख में बताया गया है? बोध गया, यानी सहजपाल के बोध गया लेख में, ठीक है। उसके बाद जो है ये हो गया अशोक चंद के बारे में भी गोपेश्वर लेख हो गया, खसदेश का राजाधिराज हो गया बोध गया लेख में, ठीक है। सहजपाल के 1191 का आक्रमण हो गया, 1191 का इसका गोपेश्वर लेख हो गया। बैरात कुल के अंतर्गत, डोटी के अंतर्गत बैरात कुल का निवासी था ये, ठीक है, दूलू का निवासी था और यहाँ का राजा इसके आक्रमण के समय कौन था? नानकी चंद था, ठीक है। तो ये हो गया 17वें राजा के बारे में। अगला है चंद राजवंश का अगला राजा, 23वां राजा। 23वां राजा जो है उसका नाम है थोहर चंद। कौन है 23वां राजा? सीधा हम जो मेन राजा होंगे एग्जाम की दृष्टि से उन्हीं राजाओं को पढ़ते हैं, ठीक है। ये नहीं कि हम 62 के 62 राजाओं को देखने लग जाएं, पता चला वो एक भी राजा फिर याद नहीं हो पाए, ठीक है। या उनके बारे में जिनके और जानकारियों का अभाव भी है, हम सबके बारे में भी पढ़ रहे हैं पर जानकारी उनके बारे में मिलनी चाहिए, सटीक जानकारी मिलनी चाहिए, वो मिलती नहीं है, ठीक है। अब मैं इस नक्शे को थोड़ा इधर ही बना देता हूँ, ये थोड़ा नीचे हो गया, ठीक। ये हो गया चंपावत का क्षेत्र, ठीक है, इनका अभी तक का। तो उसके बाद जो अगला राजा बना है, क्या नाम बताया मैंने? थोहर चंद। थोहर चंद को चंद वंश का पहला क्या माना जाता है? स्वतंत्र राजा माना जाता है, जो कि 1261 से 1275 तक चंद वंश का राजा रहा। और चंद वंश का पहला स्वतंत्र राजा कौन था? थोहर चंद था, ठीक है। चंद वंश का पहला स्वतंत्र राजा कौन था? थोहर चंद। स्वतंत्र का मतलब अभी तक जितने भी राजा थे सारे राजा क्या थे? मांडलिक राजा थे, जो कि डोटी वालों को क्या देते थे? कर देते थे, ठीक है। तो अब जो पहला स्वतंत्र राजा है वह है थोहर चंद, ठीक है।
कौन है स्वतंत्र राजा? थोहर चंद, चंद वंश का पहला स्वतंत्र राजा, जिसे कि वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब हम किसी को वास्तविक संस्थापक कह रहे हैं तो इसका मतलब उसने बेहतरीन काम किया होगा। बेहतरीन काम यही है इसका कि इसने खुद को डोटी से क्या करा लिया था? स्वतंत्र करा लिया, ठीक है, स्वतंत्र घोषित कर दिया खुद को, तो इसीलिए इसे वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इसी थोहर चंद का गढ़सारी ताम्रपत्र मिलता है। लोहाघाट के समीप कौन सा ताम्रपत्र मिलता है इसका? गढ़सारी ताम्रपत्र, ठीक है। थोहर चंद चंदवंश के कौन से क्रम का राजा है? 23 क्रम का राजा है ये, ठीक है, थोहर चंद। और इसका गढ़सारी ताम्रपत्र भी प्राप्त होता है। गढ़सारी ताम्रपत्र किसका है? थोहर चंद का है। स्वतंत्र राजा है, वास्तविक संस्थापक भी इसे कहा गया है, ठीक है। इसको थावर अभयचंद भी कहा गया है, ठीक है। थावर अभयचंद, लेखों में इसे क्या कहा गया है? थावर अभयचंद भी कहा गया है इसको, ठीक है, थोहर चंद को, ठीक। उसके बाद अगला राजा हुआ 25वां राजा। 25वां जो राजा हुआ वह हुआ त्रिलोक चंद। 25वां राजा कौन हुआ चंद राजवंश का? त्रिलोक चंद हुआ। थोहर चंद के बाद अगला राजा मैं बनाता हूं यहाँ पे त्रिलोक चंद, ठीक। त्रिलोक चंद, त्रिलोक चंद ने क्या किया था कि अब सब चंद वंश का यह पहला राजा है जिसने अपने साम्राज्य का क्या किया था? विस्तार किया। अभी तक कोई भी साम्राज्य का इनका विस्तार नहीं हुआ, ये भी थोड़ा मैंने बड़ा बना दिया, ठीक है। अभी तक इनका साम्राज्य का कोई भी विस्तार नहीं हुआ था। साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाने वाला सबसे पहला राजा कौन था? त्रिलोक चंद था, जो कि 1296 से 1203 ईस्वी तक रहा था। 1296 से 1203 ईस्वी तक रहा था। कौन? त्रिलोक चंद, ठीक है। त्रिलोक चंद के बारे में यह कहा जाता है कि यह पहला राजा है चंद राजवंश का जिसने की साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई थी, ठीक है। साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाने वाला पहला राजा कौन था? हाँ, त्रिलोक चंद था, ठीक है, ठीक। उसके बाद जो है साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई तो इसने क्या किया? ये जो चंपावत क्षेत्र है, चंपावत के बगल में पड़ेगा, ठीक है, चंपावत के ये हो गया हमारा चंपावत, चंपावत के बगल में ये हो गया नैनीताल, ठीक है, नैनीताल। नैनीताल का प्राचीन नाम है छकाता, इसे कहते थे छकाता। ये हो गया इसका क्षेत्र, ठीक है। तो त्रिलोक चंद पहला राजा है जिसने कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया और जो छकाता परगना है, छकाता को अपने राज्य में मिला दिया। तो छकाता को मिला दिया तो बीच वाली लाइन क्या कर दी इसने? खत्म कर दी। अभी तक इसका शासन इतना छोटा था, अब ये इतना बड़ा क्षेत्र हो गया इसका। किसके काल में हुआ? ये त्रिलोक चंद के काल में हुआ है, ठीक है। छकाता को जीता और भीमताल में इसने किले का निर्माण किया था, ठीक है। भीमताल में इसने किले का निर्माण भी किया और क्या किया इसने कि यह राजा है। इसके बारे में एक पॉइंट और आता है, देखो इतना क्षेत्र हो गया, एक 15 बीघा जमीन जो आज मिली थी इनको कुछ समय पहले, उसमें क्या हो गया आज इतना बड़ा शासन क्षेत्र हो गया है ये। और अभी यह क्षेत्र आपको दिखते जाएगा और बड़ा दिखेगा ये, ठीक है। 1296 से 1203 भारत के इतिहास में इस समय अलाउद्दीन खिलजी हुआ करता था। कौन हुआ करता था? अलाउद्दीन खिलजी, मुख्य राजा मतलब, ठीक है। होने को तो और भी राजा होंगे, इस बीच नहीं होंगे। 1296 में अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल शुरू होता है। 3 ये अलाउद्दीन खिलजी से पहले निपट लिया, ठीक है। तो यानी कि त्रिलोक चंद जो है यह अलाउद्दीन खिलजी के समकालीन था, ठीक है। किस राजा के समकालीन था? अलाउद्दीन खिलजी के। छकाता को जीता, नैनीताल यानी भीमताल में इसने एक किले का भी निर्माण किया था, ठीक है। त्रिलोक चंद के बारे में ये हो गया, ठीक। अगला है त्रिलोक चंद के बाद जो अगला 28 क्रम, त्रिलोक चंद 25 क्रम का राजा है ये, ठीक है। त्रिलोक चंद किस क्रम का राजा था? 25वें क्रम का राजा था, ठीक है। अगला है 28वां राजा। 28वां राजा है अभय चंद। अभय चंद कौन से क्रम का राजा है? 28 क्रम का राजा है, ठीक है। इसका कार्यकाल 1344 से 1379 ईस्वी तक रहा है, ठीक है। 1344 से 1379 तक इसका कार्यकाल रहा है। और अभय चंद के बारे में यह कहा जा सकता है कि सबसे पहला अभिलेख चंद राजवंश का, ठीक है, सबसे पहला अभिलेख 1371 ईस्वी का अगर प्राप्त होता है तो वह इसी का प्राप्त होता है। किसका? अभय चंद का, 28वें राजा अभय चंद का, ठीक है। चंद राजवंश का पहला अभिलेख किस राजा का प्राप्त हुआ है? अभय चंद का प्राप्त हुआ है। कौन से क्रम का राजा था? 28वें क्रम का राजा था ये, ठीक है। कब का है वो सन क्या लिखा है उस पर? 1371 ईस्वी लिखा है, ठीक है। अगला
तो ये है पहला राजा है जिसके बारे में जानकारी अभिलेखों से प्राप्त होती है। इससे पहले जो भी राजा हुए उनके बारे में जानकारी लोक गाथाओं से प्राप्त हो रही थी, ठीक है। अभिलेख से इसी के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कहते हैं कि जब इसको पुत्र की प्राप्ति हुई थी तो इसी अभयचंद ने 1360 में इसी अभयचंद ने मानेसर मंदिर पड़ता है चंपावत में, मानेसर मंदिर चंपावत में, वहाँ पर क्या किया था, एक भित्ति अभिलेख खुदवाया था। भित्ति अभिलेख माने दीवार पर एक अभिलेख खुदवाया था और वह अभिलेख इसने पुत्र प्राप्ति की खुशी में खुदवाया था। पुत्र की प्राप्ति हुई थी इसे, उस अभिलेख को इसने खुदवाया था। कब का है वो? 1360 ईस्वी का है। उस अभिलेख की जो खोज की गई है वह किसके द्वारा की गई है? डॉक्टर राम सिंह के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? डॉक्टर राम सिंह। भित्ति अभिलेख की खोज मानेसर मंदिर के किसका है? वो अभयचंद का है। अभयचंद का ही लेख प्राप्त हुआ है, ठीक है। अगला है पहला लेख इसी का है, सबसे प्राचीन लेख भी कह सकते हैं चंद्रवंश का। सबसे प्राचीन अभिलेख चंद्रवंश का किसका प्राप्त हुआ है? अभयचंद का। पहला लेख भी कह सकते हैं या पहला राजा जिसके बारे में अभिलेखों से जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। एक पॉइंट इसका और है कि यह भारतीय इतिहास में MBT के समकालीन था, मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन था, ठीक है। जो अभयचंद था वह किस राजा के समकालीन था? मोहम्मद बिन तुगलक के समकालीन था, ठीक है। इसकी एक तिथि दी हुई है, इसके श्राद्ध की तिथि दी हुई है कि 1279 में, ठीक है। जो इसके बाद अगला राजा बनेगा वो बनेगा गरुड़ ज्ञानचंद। गरुड़ ज्ञानचंद इसका श्राद्ध करता है, ठीक है। श्राद्ध का एक सन लिखा हुआ है 1279 में। तो वार्षिक श्राद्ध जो होता है वो 1 साल बाद ही होगा, ठीक है। वार्षिक श्राद्ध करता है वो, तो यानी कि 1278 में इसकी मृत्यु हो गई थी। वार्षिक श्राद्ध इसका शायद 1279 में हुआ होगा या 80 में हुआ होगा, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन है, ठीक है। ये 1279 तक का इसका कार्यकाल हो गया, ठीक है। 1344 से 1379 तक इसका कार्यकाल हो गया, ठीक है। इसका जो अभिलेख मिलता है वह तो एक हो गया 1360 ईस्वी का, एक हो गया 1371 ईस्वी का। और इसका श्राद्ध कौन करता है? इसके बाद जो गरुड़ ज्ञानचंद राजा बनेगा वो इसका श्राद्ध करेगा और संभवतः इसकी जो मृत्यु हुई होगी वह उसके 1 साल बाद करने से, 1 साल बाद मतलब 80 में किया होगा उसने, ठीक है। मृत्यु इसकी 79 में हुई थी, ठीक है। मैंने 78 बोला था, वो बाय मिस्टेक हुआ था। 79 में मृत्यु हुई होगी। जो उसका अभिलेख मिला होगा श्राद्ध करने का वो 80 का होगा, ठीक है। तब 1 साल बाद हुआ श्राद्ध हुआ है, तो इसका मतलब कि इसकी मृत्यु कब हुई होगी? 79 में। तब जाके आइडिया लगाया गया है उससे, ठीक है। मैंने 78 बोल दिया था गलती से। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है, इन राजाओं के बारे में। और आगे अन्य राजाओं के बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।